जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं ITR 3 को फाइनेंशियल ईयर 24-25 या आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ इंट्राडे से अगर आपको लॉस हो जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आप करते हैं आपको लॉस हो जाता है। यहाँ पर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करके चलेंगे, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाकर चलेंगे। तो कैसे बनाई जाती है, कब बनाई जाती है, कब आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। टैक्स ऑडिट कब करवाना ज़रूरी होता है वो बताऊंगा, और यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने लॉसेस को। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी इनकम है तो सैलरी इनकम आप कैसे दिखा सकते हैं, कैपिटल गेन आपको कोई है शेयर मार्केट से, डेट म्यूचुअल फंड से या इक्विटी म्यूचुअल फंड से, या इक्विटी शेयर आपने सोल्ड किए हैं, एसटीटी पे किया है, तो वो कैसे दिखा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, करीब करीब 1 घंटे का ये वीडियो रहेगा। सारी ही चीज़ें हम कवर करके चलेंगे, बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लॉसेस के ऊपर, जो कि आपको इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन से हुए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक पूरी वर्किंग दिखा देता हूँ। ये वर्किंग आपको भी बना लेनी है अगर आप ITR 3 फाइल करना चाहते हैं। आपकी सैलरी से इनकम है, तो अगर सैलरी से इनकम है तो अपनी जो भी आपकी इनकम है, सपोज करें ग्रॉस सैलरी आपकी 12,37,000 है, तो उसका आप ब्रेकअप कर लीजिए। बेसिक कितना है, HRA कितना है, DA कितना है, स्पेशल अलाउंस कितना है, LTA कितना है, जो भी आपका है वो आप पूरा ब्रेकअप बना के रख लीजिए, ताकि आपको इजी हो अपनी ITR फाइल करने में। इसी तरीके से कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका, तो यहाँ पे पूरी वर्किंग रेडी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसकी वर्किंग रेडी है। इंट्राडे हो गया है तो उसका देख सकते हैं आप, पूरी वर्किंग यहाँ पर रेडी है। फ्यूचर्स में कोई लॉस प्रॉफिट है उसकी पूरी वर्किंग रेडी है। उसके साथ साथ आपका ऑप्शन है उसकी पूरी वर्किंग मेरे पास रेडी है। ये मैंने देखिए बैलेंस शीट बना दी है, ये मैंने P&L बना दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, और ये मेरी समरी आ गई। तो इस समरी में देखिए मैंने क्या किया है, समरी के अंदर सबसे पहले फ्यूचर ले लिया है। फ्यूचर का मैंने यहाँ पे टर्नओवर जो है वो लिंक कर दिया है उसकी शीट से, तो टर्नओवर आपको शीट में ही मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं भी आपको बताता चलूँगा। इसी तरीके से ऑप्शन का टर्नओवर आप देखेंगे तो ऑप्शन का टर्नओवर भी मैंने लिंक कर दिया है। आप देख सकते हैं ये जीरोधा की स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन का टर्नओवर। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे इंट्राडे, तो इंट्राडे का टर्नओवर भी आपको मिल जाएगा, ये आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे ही डेटा जो है मैंने लिंक कर दिया है। तो जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो आपका नॉर्मल बिजनेस की तरह ही होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, और इंट्राडे आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो दोनों ही का ही अगर हम टर्नओवर ऐड कर लेंगे तो जो टोटल टर्नओवर आपका बनता है वो बनता है 67,95,954। तो ये जो टर्नओवर का मेरा बताने का पर्पस है वो यही है कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी कब मेंटेन करनी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बता के चलूँगा। उसके बाद देख सकते हैं आप रियलाइज प्रॉफिट। तो रियलाइज प्रॉफिट भी मैंने आपका जो फ्यूचर ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है वहाँ से लिंक किया हुआ है। ये वर्किंग आप भी बना लीजिए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा ITR फाइल करना। तो मैं आपको सिखाने के लिए ही जो है ये सारा डेटा बनाया है। तो मेरा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से देख सकते हैं आप लॉस है ओवरऑल 8,96,000 का लॉस है। फ्यूचर से मुझे प्रॉफिट है 5,929 का, और ऑप्शन से मुझे लॉस है 9,02,000 का। तो मुझे नेट लॉस है 8,97,000 का। इंट्राडे से मुझे प्रॉफिट है 3,224 का। तो इस तरीके से मुझे जो टोटल लॉस है 8,93,000 का लॉस है। उसके अलावा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलें तो जैसे कि टर्नओवर चार्जेस हो गए, IPS चार्जेस, SEBI चार्जेस, STT। यहाँ पे देख सकते हैं आपको STT का बेनिफिट भी मिलेगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको STT का बेनिफिट नहीं मिलता है, बट क्योंकि ये बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे आपको STT का बेनिफिट भी मिल जाता है। इसी तरीके से ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं आप 3,26,000 का खर्चा हुआ है। इस 3,26,000 के खर्चे की अगर मैं बात करूँ, जो टोटल एक्सपेंस हुआ है, टोटल चार्जेस एंड लेवी 2,75,000, और STT की जो पेमेंट हुई है वो हुई है 51,829 की। तो ये भी आप कंसिडर कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। रिलायंस प्रॉफिट्स में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस के, उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हुए हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया है, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी अपने आप में एक बिजनेस ही है। तो जब कोई बिज़नेस आप करते हैं तो कुछ खर्चे आपके हो जाते हैं, जैसे कोई आप रेंट की पेमेंट करते होंगे, अगर आपने कोई शॉप ले रखी है रेंट पे, कोई सैलरी या वेजेस आप पे करते हो, कुछ आपने कोई रखा हुआ है जो कि आपका ऑपरेट करता होगा ये बिज़नेस। इंटरनेट का खर्चा हो गया, टेलीफोन मोबाइल का खर्चा हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया, कोई अनसिक्योर्ड लोन आप ले लिया है उसका इंटरेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अकाउंटिंग चार्जेस हो गए, कन्वेंस चार्जेस हो गए। तो इस तरीके से सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मैंने यहाँ कंसिडर कर लिए हैं। तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं 14,400 के इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो मैंने यहाँ कंसिडर कर लिए हैं। उसके अलावा ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे तो जो 1,229 का जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है, क्योंकि यहाँ पर भी 326 के खर्चे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो लॉस था वो ऑप्शन के अंदर 9,02,000 था, 326 के खर्चे हो गए, तो ओवरऑल लॉस आपका जो है वो इस तरीके से आ जाएगा 12,29,000। उसका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे तो आपका यहाँ पे नेट जो वो
लॉस हो जाएगा वो 12,38,000 हो जाएगा, क्योंकि 12,24,000 का ऑलरेडी लॉस था, 14,000 का खर्चा हो गया, तो वो भी ऐड होकर 12,38,850 का लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर भी हो जाएगा। ये अलग से मैंने सेल परचेज मेंशन कर दी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। जैसे फ्यूचर की अगर मैं सेल की बात करूँ तो ये देख सकते हैं सेल वैल्यू है फ्यूचर की, इसी तरीके से ऑप्शन की सेल वैल्यू है, परचेज वैल्यू है। ये हम अपनी ITR के अंदर सेल परचेज वैल्यू फिल करेंगे तो आपको वहाँ पर जाके आइडिया लग जाएगा। बट ये मैंने आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको ITR फाइलिंग करने में आसानी रहे। तो अब देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप ITR फाइल करने जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। टैक्स ऑडिट कब जरूरी हो जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कब करने जरूरी हो जाते हैं। तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है सेक्शन 44AB के अंदर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आप करते हैं, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन जो आपने किए जो कि बिजनेस इनकम में आते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 10 करोड़ रुपीज़ है। तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर जाता है तभी आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। तो मेरा जो टर्नओवर है वो 67,95,000 का है, तो मुझे टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो टैक्स ऑडिट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने हैं। तो देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए दो लिमिट होती हैं, या तो जो आपका प्रॉफिट हो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर किसी भी ईयर में। जैसे अब मेरा ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 था, तो इसके पिछले 3 साल आप देख लेंगे, 23-24, 22-23, 21-22, इन 3 फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी जो टोटल इनकम थी अगर वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा थी, आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा थी टोटल। अब यहाँ पर टोटल इनकम की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ बात करेंगे बिजनेस इनकम की। अगर पिछले 3 सालों में किसी भी साल में अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा थी, या फिर जो आपका टर्नओवर था बिज़नेस का वो 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा था, इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में फिर आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है तो उस केस में नहीं होगा। बट देखिए, हमारे केस में तो क्या है कि एक चीज़ और यहाँ हो सकती है। सपोज़ आपका पिछले 3 सालों में बिज़नेस ही नहीं था, फर्स्ट टाइम आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया तो यहीं पे आपका बिज़नेस आया और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरा यहाँ तो लॉस है तो इनकम तो 2.5 लाख से ज़्यादा हुई नहीं। और अगर आपका टर्नओवर जो है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बट इन तीनों में दोनों में से एक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर मेरा जो टर्नओवर है, अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ तो जो टर्नओवर है वो 67,95,000 का है, तो मुझे बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। बट जो मेरा प्रॉफिट है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। मेरा जो प्रॉफिट है वो 12 लाख, लॉस है वो 12,37,008 का है। तो ओवरऑल तो मुझे लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं है बिजनेस से। बट मेरा जो टर्नओवर है वो 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका लॉस का केस है तो लॉस के केस में फिर आपको ये लिमिट देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉस हुआ है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ, इन केस ऑफ लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मस्ट। आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो मस्ट हो जाएंगी। फिर ये जो 2.5 लाख रुपए की आपकी मैंने लिमिट बताई है, इनकम बताई है पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में, या इस साल आपने बिजनेस शुरू किया तो इस साल में, या फिर 25 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर, ये एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होगा अगर लॉस का केस है। लॉस के केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके ही चलनी है, हमेशा ये ध्यान रखें। दूसरा एक चीज़ और बताता चलूँ, सेट ऑफ लॉसेस। तो देखिए, जो आपके बिज़नेस के लॉसेस होते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका बिज़नेस ही है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो लॉसेस सेट ऑफ हो जाते हैं वो हर एक इनकम से हो जाते हैं एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के अलावा सब इनकम से सेट ऑफ हो जाते हैं, चाहे आपकी जो है अदर सोर्सेज से इनकम है, कोई इंटरेस्ट इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, कोई रेंटल इनकम हो, कैपिटल गेन की इनकम हो। केवल सैलरी की इनकम को छोड़ के हर एक इनकम से आपके ये जो लॉसेस हैं, बिज़नेस के लॉसेस हैं, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सैलरी के अलावा हर इनकम से एडजस्ट हो जाएंगे। बट अगर आपका स्पेकुलेटिव लॉस है, जैसे इंट्राडे लॉस होता है, तो वो केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट होगा। अगर आपका कुछ लॉस बच जाता है, जैसे आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस था, आपने इस साल सैलरी इनकम के अलावा हर एक इनकम से एडजस्ट करा लिया ये लॉस, उसके बाद भी कुछ लॉस बच गया, तो उसको फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 ईयर्स के लिए। तो 8 सालों के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कैरी फॉरवर्ड जब आप करोगे तो केवल बिजनेस इनकम से ही इसको एडजस्ट करोगे। तो देखिए, 44AB जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट, 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट, ये दोनों कब मेंटेन करने ज़रूरी होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिटेल में इसको एक बार देख लें, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये मैंने केवल आपको कुछ बेसिक पॉइंट ही बताए हैं। उसके अलावा सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कैसे होते हैं लॉसेस की फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में, इसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। ये तीनों ही वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और
देख लें। तो चलिए अब हम अपनी ITR फाइलिंग की तरफ चलते हैं और इस एक्सेल की हेल्प से ही हम पूरी ITR को अपनी फाइल करेंगे। तो वीडियो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, बट आप बड़ी आसानी से अपनी ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैंने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर सबसे पहले लॉगिन ID क्रिएट करना पड़ेगा। तो लॉगिन ID कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और लॉगिन ID क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं आपको बताना भूल गया, जो एक्सेल की मेरी फाइल थी, यहाँ पे जो टर्नओवर की कैलकुलेशन होती है, तो टर्नओवर की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको सपोज करें टर्नओवर नहीं मिलता है तो टर्नओवर कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लें। तो ये वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगा, क्योंकि टर्नओवर कैलकुलेशन में कई बार क्या होता है, जीरोधा वगैरह में तो टर्नओवर आपको मेंशन किया होता है, बट कई प्लेटफॉर्म पे अगर आपको टर्नओवर नहीं मिलता और आपको कन्फ्यूजन होती है कि मेरा टर्नओवर कितना है, तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे वगैरह में आप टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं ITR फाइलिंग शुरू करता हूँ, बट उससे पहले सबसे पहले आप अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को ज़रूर चेक कर लीजिए। यहाँ से आए अपना 26 AS जो है वो ज़रूर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। तो देखिए जब आप 26 AS अपना चेक करेंगे तो 26 AS में आपको जो ये इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन है इसके ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आएंगे। बाकी शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन, आपकी सैलरी के ट्रांजैक्शन, आपकी कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, कोई फॉरेन करेंसी आपने पेमेंट करी है, कोई वीडी आपने सेल की है, वो सारे ही ट्रांजैक्शन आपको नज़र आएंगे, आपकी सैलरी के ट्रांजैक्शन भी नज़र आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी ITR 3 फाइल करते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन मोड कर लें, कंटिन्यू कर लें। उसके बाद यहाँ से यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग करें। उसके बाद देखिए यहाँ इंडिविजुअल है, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद यहाँ से ITR 3 फॉर्म चूज़ कर लें, प्रोसीड विद ITR 3 कर दें, ओके कर दें। तो यहाँ पे ये बताया गया था कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, बट मैं न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल करूँगा। तो लेट गेट स्टार्टेड कर दें। उसके बाद देखिए अगर आपकी इनकम जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख की बेसिक एडमिशन लिमिट से ज़्यादा, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। अदरवाइज़ इसमें कोई फॉल होते हैं तो ये कर लें। अदरवाइज़ अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख और ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख, और आप इन तीनों में से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो पार्ट ए जनरल में आपका ये पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन ही रखना है, इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। इनकम में आएंगे तो जो जो इनकम आपको मेंशन करनी है उसको सैलरी मुझे मेंशन करनी है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर आप क्लिक कर लें। उसके बाद शेड्यूल वीडी आप दिखाना चाहते हैं क्रिप्टो का, वो ले लें। शेड्यूल अदर सोर्सेज आ जाएगा। शेड्यूल स्पेशल इनकम के ऊपर आप जो है टिक मार्क कर लें, क्योंकि स्पेशल इनकम के ऊपर आपके स्पेशल रेट लग जाते हैं, जैसे कैपिटल गेन वगैरह के ऊपर 12.5% या 20% लग जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। उसके बाद इसको आप हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जम्प्टेड इनकम कुछ है आप दिखा सकते हैं तो इसको चूज़ कर लें। उसके बाद आपके ये वाले शेड्यूल जो है मैंने चूज़ कर लिए जो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं जैसे हाउस प्रॉपर्टी वगैरह तो आप दिखा सकते हैं। बिजनेस में आएँ तो बिजनेस में पार्टी बैलेंस शीट मैंडेटरी है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ये टैक्स ऑडिट के केस में एप्लीकेबल होती है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम आ गया, ये सारे ही काम के शेड्यूल हैं, यही रहने दें। उसके बाद आप डिडक्शन में आ जाएँ तो डिडक्शन में आपकी कोई न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन आपको जनरली मिलती नहीं है, बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आप जो है इनको चूज़ कर सकते हैं। आप देख लें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, जैसे सेक्शन 80D मेडिक्लेम ले सकते हैं। 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस अगर आप पे करते हैं, LIC आपकी है उसका प्रीमियम पे करते हैं 80, ये सारी डिडक्शन आप देख लें जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे आएँ, टैक्स में आएँ, आप यहाँ पे शेड्यूल डेफर्ड टैक्स को आप जो है इग्नोर करें, बाकी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदर्स में आए, अदर्स में भी सारे ही शेड्यूल आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आपके जो देखिए यहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए शेड्यूल एसेट एंड लायबिलिटी होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की आप ITR फाइल कर रहे हैं तो उस केस में इसको आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ का ब्यौरा देना पड़ेगा। तो मेरे केस में ये नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए अब ये आपकी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, आप इसके ऊपर ओके कर दीजिए। तो मैं ओके कर चुका हूँ। अब मैं देखिए एक एक करके सारे ही शेड्यूल्स को फिल करता चलूँगा। जर्नल इन्फॉर्मेशन, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, शेड्यूल सैलरी, BP, कैपिटल गेन 112A, अदर सोर्सेज, साइला, बाफला, CFL, AMTC, SI, शेड्यूल 6A, पार्ट TI, टैक्स पेड, पार्ट TTI, ये सारे ही शेड्यूल हमें कंफर्म करते चले जाने हैं और हमारी ITR 3 फाइल हो जाएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन से। तो जर्नल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, कॉन्टैक्ट आएगी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शुरू होता है फाइलिंग स्टेटस से। तो फाइलिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक कीजिए। सबसे पहले यहाँ आपसे पूछेगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो यहाँ सिलेक्ट में आप करिए 31 जुलाई और एक्सटेंडेड। अब देखिए 31 जुलाई और एक्सटेंडेड किस लिए यूज़ किया है, क्योंकि इस बार जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई थी, बट डेट एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। नीचे आएँ, अब देखिए यहाँ आपसे पूछेगा A19B मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो करंट असेसमेंट ईयर इसकी बात कर रहा है जिसकी आप ITR फाइल कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। तो मेथड क्या रहेगा आपका ऑप्ट आउट करने का। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको बताई गई हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाय फाइलिंग 10 IA हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आंसर सेट ए। तो सेट ए आपका यहाँ पर आता है, तो इसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बाई एक्सरसाइज ऑप्शन इन रिटर्न ऑफ इनकम ओनली 10 IE इज़ नॉट एप्लीकेबल आंसर सेट बी। तो सेट बी में आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, नीचे सेट बी आपका यहाँ पर आता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सेट ए वाला ऑप्शन एक बार चूज़ करें आप। अब जब नीचे आप सेट ए में आएंगे देखिए, तो सेट ए का क्राइटेरिया ये रहेगा। अभी आपसे पूछता है हैव यू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IEA इन असेसमेंट ईयर 24-25। ये आपसे लास्ट ईयर के बारे में पूछ रहा है, क्या लास्ट ईयर आपने न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया था। अगर आपने ऑप्ट आउट किया था तो आपको यहाँ येस करना पड़ेगा, और जैसे ही आप येस करेंगे तो यहाँ पे आपने जो फॉर्म 10 IEA फाइल किया होगा उसका डेट ऑफ फाइलिंग डालना पड़ेगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती हैं, देखिए जब आप ऊपर आएंगे ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, व्यू फाइल्ड फॉर्म में जब आप जाएंगे तो इस व्यू फाइल्ड फॉर्म में आपको अगर कोई फॉर्म 10 IEA आपने लास्ट ईयर फाइल किया होगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो उस फॉर्म से आप क्या करें, अगर आपने फाइल किया था येस कर दें और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दें। अगर सपोज करें आपने लास्ट ईयर ऑप्ट आउट नहीं किया था न्यू टैक्स रिजीम से, तो सिंपली आप इसको नो कर दें। या लास्ट ईयर आपने ITR 3 फाइल की ही नहीं थी, आपने ITR 1 ITR 2 जो है फाइल की थी या ITR 3 फाइल की थी विदाउट 10 IE के, तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो मैंने ITR 3 ही लास्ट ईयर भी फाइल की थी, तो मैं इसको नो का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने जो ITR फाइल की थी वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल की थी। तो मैं यहाँ पर जो है नो कर देता हूँ कि मैंने जो है ऑप्ट आउट नहीं किया था न्यू टैक्स रिजीम से, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। क्या लास्ट ईयर आपने ऑप्ट आउट किया था, तो मैंने ऑप्ट आउट नहीं किया था। तो मैं ऑप्ट आउट नहीं अगर मैंने किया था तो ये आपसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मांगेगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने फॉर्म 10 IE फाइल ही नहीं किया होगा अगर मैंने जो है ऑप्ट आउट नहीं किया होगा। उसके बाद आप नीचे आएँ, अभी आपसे पूछेगा डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। अब जिस असेसमेंट ईयर की अब ITR फाइल आप कर रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करेंगे तो आपको येस करना पड़ेगा, बट इससे पहले आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा और उसमें यहाँ पे आपको डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा। तो फॉर्म 10 IEA आप कैसे फाइल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें और फॉर्म 10 IEA जो है वो फाइल कर लें। तो अगर इस साल आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप इसको येस करें। अगर आप कंटिन्यू न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आप इसको नो कर दें, क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं, मीन्स बाहर आना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से। नहीं जी, मैं बाहर नहीं आना चाहता हूं, मैं नो करूंगा, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना चाहता हूं। अब नीचे आए तो यहाँ देखिए आपसे कुछ पूछेगा नहीं, ये कोई भी कॉलम आपके काम का नहीं है। अब नीचे आ जाएं, अब यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा। देखिए साथियों, ये वाला जो टैब जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब रहने वाले हैं। इसको लेकर जनरली जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाली है। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की, बट स्टिल मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है। आई होप इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा। उसके बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में आप रेजिडेंट कर दें, उसके बाद यहाँ ये वाला कर दें, उसके बाद आप नो कर दें, इसको नो कर दें, नो कर दें। अगर आप किसी कंपनी में देखिए डायरेक्टर हैं तो आप येस कर दें, अगर येस होंगे तो डायरेक्टर होंगे तो आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी, ऐड अनदर करके दे सकते हैं। अगर डायरेक्टर नहीं है तो उसको नो कर दें, अगर किसी कंपनी में पार्टनर थे तो येस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपके पास नहीं थे तो नो कर दें, अदरवाइज येस कर दें। उसके बाद इसको भी नो कर दें। अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये देखिए ऑडिट इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे, यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की थी। 44AB 44AA यही चीज़ें आपसे यहाँ पूछेगा। अब ये देखिए आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। जी हाँ, मेरा लॉस है, लॉस के केस में तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके ही चलनी है, तो येस कर दीजिए। अगर आपको प्रॉफिट है तो उस केस में फिर मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था। अगर आपके पिछले 3 सालों में से किसी साल में भी अगर बिजनेस इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा थी या टर्नओवर 25 लाख रुपये से ज़्यादा थी तब भी आपको येस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नो।
बट मेरे केस में लॉस है तो लॉस के केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके ही चलनी पड़ेगी। क्या आपने डिक्लेयर करनी है इनकम 44 AD के अकॉर्डिंग? बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि 44 AD और 44 ADA का मतलब ही होता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ नो करना पड़ेगा। उसके बाद ये पूछेगा अगर आपने नो किया है वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़। क्या आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है? तो मेरा जो टर्नओवर है वो 67,95,000 का है। यही मेरा टर्नओवर आप देख सकते हैं, ये टोटल टर्नओवर है मेरा, यहाँ पे ये टर्नओवर की लाइन है। तो मेरा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो मेरे ऊपर जो एप्लीकेबल होगा ये वाला केस एप्लीकेबल हो जाएगा, नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। बट मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। अगर सपोज यहाँ पे आपसे पूछता है क्या अगर आपका टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच में है, अगर आप यस कर देते हैं तो देखिए जैसे ही आप यस करेंगे फर्दर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्दर आपसे क्वेश्चन ये क्या पूछेगा, यदि यस है ये सिलेक्टेड एट 2A1, अगर आपने यहाँ पे यस सिलेक्ट किया है मीन्स आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑन or on capital account like capital contribution loan during the previous year in cash and non account pay check dated does not exceed 5% of the said amount। तो ये कहना चाह रहा है, देखिए साथियों क्या होता है कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है अगर आपका 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में हो। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो कैश के ट्रांजैक्शंस थे वो 5% से ज़्यादा नहीं थे। तो अगर आपके कैश के ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा नहीं थे तो होंगे भी नहीं, ऑब्वियस ही बात है। जब आप फ्यूचर एडॉप्शन करेंगे तो वहाँ पे 100% ही डिजिटल मोड में होगा, कैश में कुछ भी नहीं होता है। तो सिंपली इसमें आपको येस कर देना है। मीन्स आप ये बताना चाह रहे हैं, दोबारा से ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये आपसे पूछ रहा है कि जब आपने बोला कि मेरा जो टर्नओवर था बिजनेस का या ग्रॉस रिसिप्ट थी सेल थी वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में थी, आपने जब येस किया तो फर्दर इसने आपसे पूछा ठीक है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो क्या जो भी आपकी एग्रीगेट अमाउंट आपको रिसीव हुई है, अब वो अमाउंट क्या क्या रिसीव हो सकती है, इंक्लूडिंग सेल के थ्रू रिसीव हो, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट और ऑन कैपिटल अकाउंट लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन या लोन जो आपने लिया है, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश एंड नॉन अकाउंट पे चेक डेटेड डज नॉट एक्सीड 5%। मीन्स जो आपने जो कैश वगैरह में जो फिगर लिए हैं नॉन अकाउंट पे चेक के थ्रू जो भी ये पैसा लिया है वो 5% से ज़्यादा नहीं है, तो आपको येस करना है। उसके बाद ये दोबारा से पूछेगा इफ़ येस सिलेक्टेड टू वेदर एग्रीगेट पेमेंट के बारे में भी ऐसे पूछेगा कि वो जो पेमेंट आपने की होंगी या पेमेंट देखिए किस किसी के लिए की है, इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर और ऑन कैपिटल अकाउंट सच एस एसेट एक्विजिशन रीपेमेंट ऑफ लोन इन कैश एंड नॉन अकाउंट पे चेक डेटेड ड्यूरिंग दैट डज नॉट एक्सीड 5%। इसको भी आपको येस करना है, जी हाँ 5% से ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो दोनों में येस कर दीजिए अगर आप फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे करते हैं, क्योंकि इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन में सारे ट्रांजेक्शन आपके जो है डिजिटल मोड में ही होते हैं, कैश में आपके ट्रांजेक्शन होते ही नहीं है, तो इसलिए आपको येस करना है। उसके अलावा मैं ये कर रहा हूँ, अगर सपोज आप करेंगे नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, अगर आप ये कर देंगे तो आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नो टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़, अगर आप इसको कर देंगे कि आपका 10 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर है फिर उसके ऊपर उस केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं ये वाला कर देता हूँ कि मेरा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा टर्नओवर 67,95,000 है। उसके बाद क्या आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं? नहीं जी, मैं टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं हूँ, क्योंकि टैक्स ऑडिट के लिए लायबल मैं तब होऊंगा जब मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा। जो मेरा टर्नओवर है वो 10 करोड़ से बहुत कम है। उसके अलावा इसको नो ही रहने दें। उसके बाद नीचे आएँ उसके बाद यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस में देखिए आपका आएगा, ये पूछेगा आपसे नेचर ऑफ बिजनेस इफ़ मोर देन वन बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन इंडिकेट द 3 मेन एक्टिविटी या प्रोडक्ट अदर देन दोज डिक्लेयर इनकम अंडर सेक्शन 44 AD एंड AE। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी ITR फाइल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नेचर ऑफ बिजनेस दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड अनदर में जाएँ, ऐड अनदर में जाके आप देखिए यहाँ पे आएँ। अब यहाँ पे आपको जो कोड लेना है अपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पे आए आप 13010 करके कोड आएगा आपका, वो कोड जो है आपको ले लेना है। आप लास्ट में आए 13 ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये वाला कोड आप जो है चूज़ कर लीजिए अगर आप इंट्राडे करते हैं फ्यूचर ऑप्शन करते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए बिजनेस ऑफ इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये आपका बिजनेस है। अब यहाँ पे आप अपना ट्रेड नाम लिख दीजिए। तो ट्रेड नाम तो कोई आपका होगा नहीं, तो सिंपल जो भी आपका नाम है, सपोज़ आपका नाम रवि है तो आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दें रवि। जो भी आपका पूरा नाम है पैन कार्ड के ऊपर या जिससे आप ITR फाइल करते हैं वही यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं और इसको सेव कर लें। तो सिंपली आपने अपना बिज़नेस बता दिया
तो बिज़नेस हमने जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे का जो है वो सेव कर लिया। तो इस तरीके से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, फाइलिंग स्टेटस में सेव हो चुकी हैं, सारी हम इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं। न्यू टैक्सेस में ITR फाइल करेंगे, नीचे आएंगे ऑडिट इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, हमारा टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस हमने मेंशन कर दिया है। अब बैंक डिटेल आप देख लें, बैंक डिटेल आपका जो है नॉमिनेटेड फॉर रिफंड होना चाहिए, उसके बाद आप इसको कन्फर्म कर दें। तो इस तरीके से आपका जो एक टैब है वो कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे 44AA की नॉलेज होना और जो सेक्शन 44A भी है इसकी नॉलेज होना। अगर इनकी नॉलेज ही आपको नहीं होगी तो आप ये वाला टाइप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए, दोनों ही वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाले हैं। उसके बाद बैलेंस शीट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, P&L आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना है, क्योंकि इसका कोई भी रोल जो है वो नहीं रहने वाला है। तो सिंपली आप इसको कंफर्म कर दें, ये वाला शेड्यूल आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट पे आएँ, तो बैलेंस शीट हम लास्ट में बनाएंगे, पहले हम ट्रेडिंग और P&L में कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप आएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते ही सबसे पहले तो आप क्या करें, ट्रेडिंग अकाउंट में आते ही आप नीचे चले जाएँ, यहाँ पर आएँ, देखिए 12वें नंबर पर आपको नज़र आएगा ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस 6, 7, 8, 9, 12 टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे एक्टिविटी। तो जो भी आपका इंट्राडे का होगा वो आप यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। तो इंट्राडे का टर्नओवर आपसे ये पूछ रहा है, तो टर्नओवर इंट्राडे का जो है मेरा 12,386 है, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद इनकम फ्रॉम इंट्राडे, अगर आपको लॉस भी होगा तो मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो भी मेरा प्रॉफिट है 322 का प्रॉफिट था, 1382 के मेरे खर्चे थे, तो 1842 का मेरा नेट प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1842 जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए 1842 मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इंट्राडे के केस में अगर आपका लॉस होता, सपोज यहाँ पे 1842 का लॉस अगर होता, मेरे केस में प्रॉफिट है, तो लॉस भी आप माइनस लगा के यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस है ये आपका डायरेक्टली कंसिडर कर देता है। देखिए 1842 में लॉस मेंशन करूँगा तो माइनस की फिगर भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, बट ये माइनस की फिगर जो है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कंसिडर नहीं करेगा। इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं और उसके हिसाब से ही वो लॉस कैलकुलेट करता है। वहाँ पे डायरेक्टली अगर आप फिगर फिल करने की कोशिश करेंगे लॉस की तो वो नहीं उठाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि ये माइनस की फिगर भी ले लेता है, लॉस भी ले लेता है, बट मेरे केस में प्रॉफिट है तो मैं माइनस हटा देता हूँ, तो ये मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो मैंने अपना इंट्राडे का टर्नओवर और इंट्राडे से जो मेरे प्रॉफिट था या लॉस था वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो दोबारा मैं जो ये ट्रेडिंग अकाउंट था इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखिए मैं लास्ट में आऊँगा तो ये मेरी फिगर ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। अब मैं ऊपर आऊँगा तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा, टॉप में नज़र आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी, सेल ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आपको एडिट का बटन नज़र आएगा, एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप एडिट के बटन के ऊपर देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सेल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे कि आपको ये नज़र आएगा, इसके ऊपर आप जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 3 टैब खुल के आ जाएंगे, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस। तो हमारा सेल ऑफ गुड्स है नहीं, सेल ऑफ सर्विस है नहीं, हमारी अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज़ है, तो इसका हमें नीचे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ चुका है नेचर ऑफ ऑपरेटिंग रिवेन्यू। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी सेल की फिगर जो है वो मेंशन कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने सेल परचेज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसका पर्पस ही ये था कि मुझे सेल परचेज़ में मेंशन करना पड़ेगा। देखिए फ्यूचर में मैंने लिंक किया हुआ है, फ्यूचर में मेरी सेल थी 278,27525। तो देखिए ये मेरी सेल की फ़िगर थी। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर जाऊँगा तो मेरी जो सेल की फ़िगर थी वो ये वाली फ़िगर थी, आप देख सकते हैं कितना अमाउंट है ये, डिवाइडेड बाय 10/7 अगर मैं करता हूँ इसको, 10 करोड़ 37 लाख। तो 10 करोड़ 37 लाख की मेरी अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ 36,60,293 की मेरी सेल की फिगर थी। अगर मैं ऑप्शन की परचेज़ देखूंगा तो मेरी परचेज़ जो है 10 करोड़ 45 लाख की है। तो ये सारी मैंने यहाँ लिंक की हुई है, इन्हीं के हिसाब से जो है मैं मेंशन करूँगा। तो देखिए जब सेल में से परचेज़ लेस करेंगे तो 8,96,000 का आपका लॉस आ गया, वही 8,96,000 का लॉस यहाँ पे आपका आया हुआ है। तो सेल परचेज़ मैंने अलग अलग कर दी है ताकि आपका जो है ITR फाइलिंग करने में आसानी है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब नेचर ऑफ ऑपरेटिंग रिवेन्यू मुझे मेंशन करना है, तो ऐड अंदर मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही मेंशन करना है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ सेल ऑफ ऑप्शंस और कॉपी पेस्ट करके यहाँ मैं कर देता हूँ सेल ऑफ फ्यूचर। तो सेल ऑफ ऑप्शन में मैं सेल की वैल्यू डाल देता हूँ। सेल ऑफ ऑप्शन में मेरी जो वैल्यू है वो है 103,660
293 तो ये मेरी सेल की वैल्यू है ऑप्शन की। इसी तरीके से फ्यूचर की जो मेरी सेल की वैल्यू है वो मैं फिल कर देता हूँ 27827 ये मेरी सेल की वैल्यू है। तो अब मैं देखिए यहाँ पर आऊँगा नीचे। अब देखिए मेरी जो टोटल सेल हो चुकी है वो हो चुकी है 13,14,87,818 13,14,87,818। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपकी सेल तो 13 करोड़ हो गई, जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। साथियों, वो जो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होने की लिमिट है वो टर्नओवर की लिमिट है, ना कि आपकी सेल की लिमिट है। तो जो टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। जो आपकी सेल वैल्यू होती है उसको आप टर्नओवर नहीं मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टर्नओवर कैलकुलेशन करने के लिए ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाएँ और देख लें। क्योंकि सेल वैल्यू को टर्नओवर आप नहीं मानते हैं। टर्नओवर जो कैलकुलेट किया जाता है फ्यूचर में, ऑप्शन में, इंट्राडे में, उसका मेथड जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 13 करोड़ की वैल्यू हो गई और टैक्स ऑडिट आप नहीं करवा रहे हैं, तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए टोटल मेरी वैल्यू आ गई है 13,14,87,818, ये जो कि मैच हो चुकी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं उस एक्सेल से सारी ही शीटों को आपको जो है मैच करवाता चलूँगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आए। स्टार्टिंग में मैंने आपको तभी बोला था कि अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन कर सकते हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरी सेल आ गई 13,14,87,818, और नीचे आप देखेंगे तो मेरा टर्नओवर इंट्राडे ट्रेडिंग से था 12,386, और जो मेरा प्रॉफिट था वो था 1842। अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो मेरी शीट इस तरीके से देखिए, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है वो इस तरीके से कंफर्म हो जाएगा। तो आप ऊपर आएँ तो देखिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंफर्म हो चुका है। अब आपको आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए जो फिगर हमने वहाँ मेंशन की थी ट्रेडिंग अकाउंट में, वो ऑटोमेटिकली ही जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो वो जो फिगर थी 13 करोड़ 14 लाख की, वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें जो परचेज़ की फिगर डालनी है वो हमें डालनी है डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए अब यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो इस एडिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे खर्चे नज़र आ जाएंगे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फ्रेट, आउटवर्ड कंजम्पशन, पावर, फ्यूल, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, इंश्योरेंस, कमीशन, 31 रॉयल्टी, 32 प्रोफेशनल फीस, 44 टैक्स रेट, 46 में आप आ जाएं। आपको यहाँ पे जो आना है वो 46 नंबर पे आना है, अदर एक्सपेंस स्पेसिफाई नेचर एंड अमाउंट। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड अनदर का ऑप्शन आएगा। ऐड अनदर के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही ऐड अनदर आएंगे अब यहाँ पे हम परचेज ऑफ ऑप्शन और परचेज ऑफ फ्यूचर की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक टैब और आप इंसर्ट कर लीजिए, तो ऐड अनदर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं परचेज ऑफ ऑप्शन, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, या हम कर देते हैं परचेज ऑफ फ्यूचर, हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो परचेज ऑफ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन की परचेज वैल्यू कितनी है। ऑप्शन की परचेज वैल्यू है 10,45,62,809। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 10,45,62,809। ये मेरी परचेज ऑफ ऑप्शन की वैल्यू है। परचेज ऑफ फ्यूचर की वैल्यू देख लेते हैं 2,78,21,595। 2,78,21,595। तो ये मेरी फ्यूचर जो हमने परचेज़ की हैं उसकी वैल्यू है। तो टोटल मेरी वैल्यू आ गई परचेज़ की 13,23,84,405। तो अब नीचे देखिए, अब 13,23,84,404 की ये वैल्यू आ रही है, राउंड ऑफ में ये वैल्यू आ रही है साथियों। तो वो कुछ पॉइंट्स में वहाँ पे होगी, इसलिए दिखा रहा है। तो इसलिए आपका जो टोटल देख सकते हैं, आपका जो लॉस आ गया है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस 894,744। तो 894,744 दिखा रहा है। तो देखिए आपकी ये फिगर मैच हो जाएगी। आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए 896 का आपका ये लॉस था, उसके बाद कुछ आपका 1842 का ये प्रॉफिट था। तो देखिए 894,745 आ चुका है, ये फिगर मेरी मैच हो गई है। अभी पूरी फिगर्स मैं आपको मैच कराता चलूँगा, क्योंकि अभी हमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड करने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड करने हैं। अभी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो प्रॉफिट कैलकुलेट ये किया है इसने, ये जो 896 था आपका ये आ गया, प्लस इसने जो हमने इंट्राडे का प्रॉफिट दिखाया था 1842 वो ले लिया है। तो इन दोनों का नेट अमाउंट जो है ये कैलकुलेट कर रहा है अभी 894,745। बट अभी हमें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मेंशन करने हैं, उसके अलावा जो है हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मेंशन करने हैं, तो सारी ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए जब आप इसको सेव कर लेंगे तो अभी मैं आपको फर्दर बताऊंगा, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं आप डेबिट में आपका ये आ चुका है। दोबारा से आप डेबिट में जाएं, आपके कुछ खर्चे जो आपको मेंशन करने थे वो आपने मेंशन नहीं किए तो वो भी मेंशन कर लीजिए। आप यहाँ पे आएँ, दोबारा से एडिट पे करें, जो हमने यहाँ पे 46 में खर्चे मेंशन किए थे
आप देख सकते हैं अदर एक्सपेंसेस में जो हमने खर्चे मेंशन किए थे, तो यहाँ पे हमने मेंशन किए थे परचेज ऑफ ऑप्शन, परचेज ऑफ फ्यूचर। इसके अलावा कुछ और भी आपके एक्सपेंसेस थे, वो आप ऐड अनदर कर लीजिए, वो एक्सपेंसेस भी आप मेंशन कर लीजिए। जैसे कि आपके एक्सपेंसेस क्या थे, ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर आपके जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो 3,27,000 के आपके टोटल एक्सपेंसेस थे। तो इसमें अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके टोटल चार्जेस एंड स्टैट्यूटरी लेवी 2,75,000 था और 51,000 का आपका एसटीटी था। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से ये टोटल खर्चे आपके 3,27,000 के। तो आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं एसटीटी करके। एसटीटी आपका जो है वो है 51,829। तो 51,000 का आपका 51,829 का आपका एसटीटी है। इसके अलावा आपकी अदर एक्सपेंसेस हो जाएंगे जैसे ब्रोकरेज वगैरह, अदर एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज हो गया। देखिए कितने तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रोकरेज वगैरह से सारे एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए ये ब्रोकरेज हो गया, टर्नओवर चार्जेस हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे खर्चे आपके यहाँ होते हैं, स्टैंप ड्यूटी एटसेट्रा करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए टोटल जो खर्चा था आपका यहीं पे आ जाएं, आपका यही शीट काम आने वाली है। तो जो टोटल आपके एक्सपेंस थे वो 3,27,862 थे। तो 3,27,862 में से जब मैं यहाँ पे आया था, अपने ऑप्शन में आया था, तो मैंने 51,000 का एसटीटी अलग से मेंशन कर दिया है। बाकी 2,76,033 के आपके और खर्चे बचेंगे। 2,76,033 के मैं अदर एक्सपेंसेस करके मेंशन कर देता हूँ। तो ये वाले एक्सपेंसेस भी मैंने जो है ऐड कर दिए हैं। तो अब देख सकते हैं आपका जो लॉस हो गया है वो 12,22,606 का आ चुका है। तो देख सकते हैं आपका लॉस जो है वो एग्जैक्टली मैच हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए आप ये वाली शीट, अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, मैं इसको ये हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखें 12,22,608, 12,22,606 राउंड ऑफ का फ़र्क पड़ जाता है 1-2 रुपये का। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा यहाँ तक मैच हो चुका है, क्योंकि आपने जो अदर एक्सपेंसेस थे एसटीटी वगैरह, अगर आप चाहते हैं कि सारे ही खर्चे आप एक ही में मेंशन करना चाहते हैं तो एक में भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है एसटीटी वगैरह अलग दिखाने की, क्योंकि बट एसटीटी का बड़ा अमाउंट था 51,000 का, इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया। वैसे आप अदरवाइज़ अदर एक्सपेंसेस करके लाइक एसटीटी, स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज, एक में भी पूरा ये वाला जो खर्चा था 3,27,000 का एक में भी दिखा सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट ये जो एक्सेल आपने मेंटेन की है और जो ये शीट्स वगैरह मेंटेन की हैं, ये आप संभाल के रखें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई नोटिस आता है तो आपके पास ये पूरी वर्किंग होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपने ये पूरे टैब जो हैं वो फिल किए हैं। अब आप इसको सेव कर लें। तो देखिए आप इसको सेव कर लेंगे तो आपका यहाँ तक 12,22,000 तक का हिसाब किताब जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम अलग से मेंशन कर लेंगे। तो आप यहाँ 12,22,000 का आपका पूरे एक्सपेंसेस मेंशन हो चुके हैं। अब दोबारा से आप डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पे करें, एडिट करें इसको, तो अब एक एक करके सारे खर्चे हम मेंशन कर लेंगे। तो ये वाले जो खर्चे हैं मेरे 14,400 के, ये एक्सपेंसेस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से आए हैं। तो देख सकते हैं आप ग्रॉस लॉस यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा 12,24,450, जो कि मेरा ऑलरेडी 12,24,450 हमने वहाँ कैलकुलेट किया था। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे इंटरनेट हो गया, रेंट हो गया, तो एक एक करके ये भी मेंशन कर लेते हैं। तो जैसे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में सपोज़ कोई आपका पावर एंड फ्यूल का खर्चा है, कोई बिजली का बिल का आपका आता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी 1,500 है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी 1,500 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। उसके अलावा कोई रेंट अगर आप पेमेंट करते हैं, सपोज आपने कोई शॉप ले रखी है, 10-15 हज़ार रेंट है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर लें। रिपेयर टू बिल्डिंग है वो मेंशन कर सकते हैं, मेरा केवल ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ही खर्चा है। उसके बाद आप नीचे आएँ, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में सपोज अगर आप कोई सैलरी एंड वेजेस देते हैं, कोई एम्प्लॉई आपने रखा हुआ है, कोई बोनस आपने उसको दिया, तो वो आप मेंशन कर लें। मेरे केस में कुछ नहीं है। कोई इंश्योरेंस वगैरह आपने कराया तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, कॉन्फ्रेंस, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, अगर कोई खर्चा है तो आप ज़रूर मेंशन कर लें। उसके अलावा थोड़ा नीचे आएंगे, कमीशन में आए, अगर आपने कोई कमीशन पे की है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की आपकी कमीशन है तो आप मेंशन कर लें। उसके बाद कोई रॉयल्टी, उसके बाद प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी फीस में देख सकते हैं आप होटल एंड बोर्डिंग, ट्रैवल एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल, कन्वेंस एक्सपेंसेस। अब कन्वेंस एक्सपेंसेस में देख सकते हैं आप 1,500 रुपये ये आ रहा है कन्वेंस एक्सपेंस। तो यहाँ पर मैं कन्वेंस में 1,500 रुपीज़ यहाँ मेंशन कर देता हूँ। उसके अलावा नीचे आए आप, गेस्ट हाउस, क्लब, फेस्टिवल, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन कुछ है तो आप ज़रूर मेंशन कर लें। ऑडिट फीस है तो कुछ दे दें, ऑडिट आपने करवाया नहीं तो कुछ भी नहीं होगी। उसके अलावा देखिए 2 खर्चे हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग चार्जेस देख सकते हैं 2,000 रुपये अकाउंटिंग चार्जेस आपको कहीं यहाँ पे नज़र आएंगे, कहीं ना कहीं। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में अगर आप आएंगे, कन्वेंस, टेलीफोन भी आपका देखिए तो साथियों में नज़र आ रहा है, मोबाइल एंड टेलीफोन 1,000 रुपीज़ का। तो मोबाइल और टेलीफोन जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 1,000 रुपीज़। उसके अलावा आप देख सकते हैं होटल, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग का कुछ खर्चा है तो आप देख लीजिए यहाँ पे
कुछ ट्रैवल का खर्चा नहीं है, प्रिंटिंग का है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन है, इंटरनेट है 1500 रुपये। अब देखिए आपका इंटरेस्ट ऑन इनसिक्योर्ड लोन भी है, तो आप नीचे आए, ये आपका इंटरेस्ट नज़र आ जाएगा, देख सकते हैं। पेड आउटसाइड इंडिया कुछ किया है, अदर्स, तो अदर्स में देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे आएगा अगर आपने आउटसाइड इंडिया पे किया है, अगर कुछ अदर्स पे किया तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अदर्स में मेरा इंटरेस्ट ऑन इनसिक्योर्ड लोन है, देख सकते हैं आप, ये 6000 रुपीज़ का। तो कुछ अनसिक्योर्ड लोन भी लिया था उन्होंने इस ट्रेडिंग को करने के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया 6000 रुपीज़, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये वाले टैब मेरे सारे हो चुके हैं। इसके अलावा देख सकते हैं अकाउंटिंग चार्जेस बच गया है, प्रिंटिंग बच गया है और इंटरनेट बच गया है। तो ये वाले टैब जो है मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको भी नज़र नहीं आते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सिंपल क्या करें, यहीं अदर एक्सपेंसेस में आके जो मैंने ये ऐड किए थे सारे खर्चे, यहीं पर आके आप ऐड अनदर कर दें और यहाँ पे जो भी आपका खर्चा है इंटरनेट एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंशन कर दें। कितना है 1500 रुपीज़, तो आप 1500 रुपीज़ यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा और ऐड कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे। इसके अलावा आपने 900 जो है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी पे किया है, तो आप सिंपल यहाँ देख लें। अगर आपको ऊपर ये एक बार आप ध्यान से ज़रूर चेक कर लें, जो भी ये टैब हैं आपको ऊपर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका है 900 रुपीज़, या आप सिंपली इसको सारी जो खर्चे हैं अदर एक्सपेंसेस करके, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके मेंशन कर सकते हैं। अकाउंटिंग चार्जेस हैं आपके, अकाउंटिंग चार्जेस में भी आप जो है 2000 रुपीज़ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है तो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके जो है इसको ऐड कर दें, सारे ही खर्चे का टोटल कर लें और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके ऐड कर लें। तो ये सारी एक्सपेंसेस मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए इसको सेव करने के बाद मेरे सारे ही एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे लेस ऐड हो चुके हैं और मेरा जो टोटल नेट प्रॉफिट और लॉस आ गया है वो आ गया 12,37,006। तो मैं अपनी शीट में आता हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जो मेरा खर्चा है वो 12,38,850 का है। यहाँ पे भी आता हूँ तो देखिए मेरा जो एक्सपेंस है वो 12,37,008 का है। तो देख सकते हैं आपका जो एक्सपेंस है वो एग्जैक्टली मैच कर गया है 12,37,002। 2 रुपये का फ़र्क आ रहा है, वो 2 रुपये का फ़र्क जो है वो कुछ डेसिमल्स का फ़र्क रह सकता है। तो आपका एग्जैक्टली ये वाला जो टैब है वो पूरा मैंने मैच करवा दिया है आपका। इसको मैं वाइट कर देता हूँ कलर में। आप देख सकते हैं आपका जो टोटल खर्चा आ चुका है 12,37,008 आ चुका है, 12,37,006 आ चुका है। तो आपका ये लॉस आ चुका है। अब आप इसको कंफर्म कर दें तो आपका पूरा लॉस जो है वो बुक हो चुका है 12,37,006। तो मेरे केस में जो आया है मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, 12,37,006 का जो है मेरा लॉस, जो मेरी ITR में आया है वो 6 का लॉस आया है। तो पूरा लॉस मेरा मैच हो चुका है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो आपको बैलेंस शीट पे आना है। बैलेंस शीट पे आने के बाद ओके कर दीजिए। सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड आपको मेंशन करना है। तो देखिए जब हम अपनी बैलेंस शीट पे अगर मैं आऊँगा तो बैलेंस शीट में जब मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैं देखिए साथियों यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बनाया था यहाँ थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो मेरा जो लॉस यहाँ पे एक्चुअल में आया है, प्रॉफिट एंड लॉस 12,37,006 आया है। तो मैं बैलेंस शीट के अंदर भी इस लॉस को जो है 12,37,006 ही कर लेता हूँ, सेम लॉस कर लेता हूँ, ताकि मेरी जो है एग्जैक्टली जो है वो फिगर जो है वो मैच हो जाएं। तो चलिए अब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। आप बैलेंस शीट में देखेंगे जो कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है, मीन्स उसने जो ये इंट्राडे या F&O की है उसके लिए जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो 14,41,621 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा 12,37,000 का मुझे लॉस हुआ है। ये वाला लॉस जो मैंने फाइनल किया अपनी बुक्स के अंदर, ये मुझे लॉस हो गया। तो अगर इस लॉस को लेस कर दूंगा मेरी जो नेट कैपिटल आएगी वो 2,04,615 आएगी। उसके अलावा इनसिक्योर्ड लोन लिया बैंक से 50,000 का, इनसिक्योर्ड लोन जो दूसरे पर्सन से लिया वो 20,000 का लिया। तो इस तरीके से ये वाली साइड हो गई 12,74,000। इन्वेस्टमेंट भी कुछ किया था इक्विटी और म्यूचुअल फंड में, जो 31 मार्च 2025 में उनके पास जो उनकी ब्रोकर के पास पड़ा हुआ है, जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,17,000 है। उसके अलावा बैंक बैलेंस है 1,56,000 का, तो वो यहाँ पे सारा आ चुका है। इसके अलावा देखिए अगर मैं इसको 12,37,000 से उसको यहाँ ना लिख कर अगर मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को, तब भी ये आपकी 15,11,621 की फिगर मैच हो जाएगी। ये वाली फिगर जो है हम अपनी बैलेंस शीट से मैच करवा देंगे, क्योंकि हम जो है नेट ऑफ नहीं दिखाएंगे। आप नेट ऑफ भी दिखा सकते हैं, बट बेटर यही रहेगा कि अपनी बैलेंस शीट के अंदर आप जो लॉस का अमाउंट है वो डिफरेंट तरीके से ही दिखाएं। तो अब हम अपनी बैलेंस शीट चलिए यहाँ बनाते हैं। तो जैसे ही सोर्सेज ऑफ फंड के ऊपर हमने देखिए क्लिक किया था तो यहाँ सबसे पहले आपको नजर आएगा प्रोप्राइटर फंड। तो एडिट में आपको चले जाना है। एडिट में आने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ प्रोप्राइटर फंड आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटर फंड में प्रोप्राइटर कैपिटल, तो कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की थी
तो यहाँ पे आप नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं 2,04,615 की जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसमें से इतना तो लॉस ही हो गया, तो नेट कैपिटल जो बची वो 2,04,615 की बची 31 मार्च 2025 को। बट आप ऐसा ना करें, आप टोटल कैपिटल अमाउंट जो इंट्रोड्यूस किया था वही लिखें 1441,621। तो 1441,621 तो ये आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। उसके अलावा थोड़ा नीचे आए, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक। अब लोन की अमाउंट आप मेंशन कर दे, देखिए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं बैंक फ्रॉम अदर, तो बैंक से 50,000 रुपये का लोन था तो आप यहाँ मेंशन कर दें बैंक से 50,000 का अनसिक्योर्ड लोन था। अदर्स रिलेटिव वगैरह या फ्रेंड वगैरह से लोन लिया था 20,000 का, तो 70,000 का लोन ये लिया। तो इस साइड देखें आपकी 15,11,621, तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 15,11,621 की फिगर जो है वो मैच हो चुकी है। तो आप इसको सेव कर लें, ये मेरी सोर्सेज ऑफ फंड की जो है फिगर फिल हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, इसके अलावा देखिए जब आप एडिट में जाते हैं यहीं सोर्सेज ऑफ फंड में, तो प्रोप्राइटर कैपिटल मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। इसके अलावा लोन फंड जो है मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ। इसके अलावा देख सकते हैं आप नीचे, सॉरी ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है मेरे से, ये मैंने सिक्योर्ड लोन के अंदर मेंशन कर दिया है, ये सिक्योर्ड लोन में नहीं आएगा, सॉरी ये अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। तो ये तो आपका सिक्योर्ड लोन है, आपको ये जो फिगर मेंशन करनी है वो अनसिक्योर्ड लोन बी में मेंशन करनी है। तो बी के अंदर यहाँ 50,000 यहाँ मेंशन कर देता हूँ, और जो अदर्स था ये अनसिक्योर्ड लोन 20,000 वो अदर से था, वो अदर कोई भी हो सकता है तो वो लोन ले लिया। इसके अलावा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसके नीचे एडवांसेस में आप आएंगे तो कुछ अगर एडवांसेस जो है इन्होंने लिए होंगे किसी से तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो 15,11,621 की फिगर आ चुकी है सोर्सेज ऑफ फंड में, वो सेव कर दी है। अब नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड में आए, एप्लीकेशन फंड ऑफ में जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आप एडिट कर देते हैं। तो देखिए सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन का फंड का मतलब होता है, जैसे जब बैलेंस शीट आप बनाते हैं लायबिलिटी और एसेट साइड होती है, तो जो सोर्सेज ऑफ फंड है वो आपकी लायबिलिटी है, मीन्स पैसा कहाँ कहाँ से आया, और एप्लीकेशन ऑफ फंड है मतलब पैसा कहाँ कहाँ आपने लगाया, जो कि एसेट साइड होती है। तो अब आप इसको एडिट पे क्लिक कर दें, एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिक्स्ड एसेट आएगा सबसे पहले, तो फिक्स्ड एसेट आपकी कोई है नहीं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट आपने की हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज़ में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़, तो गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज़ में से तो कुछ की नहीं है। नीचे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग शेयर मनी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये टोटल इन्वेस्टमेंट। नीचे आपका आ जाएगा करंट एसेट्स वगैरह। तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड में है, 1,17,742 की इन्वेस्टमेंट है। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट पूछा है गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़, तो गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज़ क्योटेड हैं, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़ अनक्योटेड हैं। तो ये आपका देख लेना है, आपको ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म, मीन्स 1 साल से ज़्यादा आपने कर रखी है होल्डिंग तो वो आपकी लॉन्ग टर्म होगी, 1 साल से कम की होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म होगी। अगर लॉन्ग टर्म है और ये कोटेड शेयर है, मीन्स जिसके ऊपर आप एसटीटी पे करते हैं, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें 117742 117742, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, आपकी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। इसके अलावा नीचे आप आएंगे, देख सकते हैं अगर आपकी गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटी अनकोटेड शेयर है, अनलिस्टेड शेयर है, तो आप यहाँ मेंशन कर लें। शॉर्ट टर्म आपकी है तो यहाँ पे मेंशन कर लें। नीचे करंट एसेट लोन एंड एडवांसेस में आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बताई थी, आपको ये जो लॉस का अमाउंट था 12,37,006, ये आपको यहाँ मेंशन करना है। करंट एसेट पर क्लिक करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो ये आपको यहाँ मेंशन करना है 12,37,006, तो 12,37,006, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपका एक बैंक बैलेंस बचेगा 156,873 का, तो 156,873 का जो बैंक बैलेंस आपको मेंशन करना पड़ेगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप करंट एसेट लोन एंड एडवांसेस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे आ गया है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस में आपका कैश इन हैंड आ जाएगा। कैश इन हैंड कितना, अगर कुछ है आपके पास कैश इन हैंड तो मेंशन कर दीजिए। बैलेंस विद बैंक 156,873, तो 156,873 का आप बैंक बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नीचे आपको मैंने बता दिया था, नीचे आपका मैंने लॉस मेंशन कर दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो ये भी आपका 15,1161 था। तो आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो भी 15,11,621 आ चुकी है। अब आप इसको भी सेव कर दें। तो देखिए आप जब इसको सेव करेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड के आगे अमाउंट नहीं दिखा रहा है, कुछ शायद सिस्टम का इशू है, बट अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो देख सकते हैं आपकी सारी फिगर यहाँ नज़र आ रही है। 117,742 इन्वेस्टमेंट हो गई, उसके बाद करंट एसेट लोन एडवांसेस 156 हो गया, और अब और नीचे आप करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ गया 1237, तो आपकी जो टोटल फिगर आई वो 15,11,621 आई है। तो ये फिगर आपकी आ चुकी है, तो बट यहाँ पे शो नहीं कर रही है बैलेंस शीट में। जब हम जाते हैं
तो जब बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप केवल सोर्सेज ऑफ फंड की फिगर तो आ रही है, बट एप्लीकेशन ऑफ फंड की जो फिगर है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कुछ सिस्टम का मुझे लग रहा है ग्लिच है जो कि फिगर नज़र नहीं आ रही है। जब आप इसको ओपन करके देखते हैं तो आपकी सारी फिगर जो है वो डली हुई है और यह टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड भी दिखाता है 15,11,621। तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो टैब है वो देख सकते हैं बैलेंस शीट भी कंफर्म हो चुका है। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह से रिलेटेड थे मैक्सिमम टैब मैंने कंफर्म कर दी हैं। इसके अलावा एक टैब और बचेगा शेड्यूल बीपी, इसके ऊपर आप जरूर क्लिक कर लें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड में। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका 12,37,000 का लॉस नज़र आ गया है। उसके अलावा आपका जो स्पेकुलेटिव बिजनेस था उससे आपका 1842 का प्रॉफिट नज़र आ गया। तो आप यहाँ पे आएंगे, देखिए तो आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,37,006 और 1842 का आपका ये लॉस आ गया है। तो इस तरीके से आपका 12,37,006, ये जो मैं बात कर रहा था 12,37,008, आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस आया है नेट ऑफ करके स्पेकुलेटिव से, मीन स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव मिला के 12,37,008 आ रहा है। जबकि यहाँ 6 सारा 2 रुपये का फ़र्क था, मैंने आपको बताया था वो कि आपका पॉइंट्स का गैप हो सकता है, तो ये वाला आ गया। उसके अलावा स्पेकुलेशन से 1842 आ गया है। तो आप नीचे आए, आपको कुछ भी करना नहीं है इसमें, सिंपली आप नीचे आएँ और जो है इसको सेव कर दें। तो आपका जो ये शेड्यूल बीपी था वो भी आपका जो है वो सेव हो जाएगा। आप नीचे आएँ, आप इसको दोबारा से जो है वो सेव कर दें, तो ये जो शेड्यूल है आपका सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं शेड्यूल बीपी भी आपका सेव हो चुका है। उसके बाद आपको आना है शेड्यूल सैलरी के ऊपर। तो देखिए शेड्यूल सैलरी के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो देखिए जो आपका शेड्यूल सैलरी है, शेड्यूल कैपिटल गेन है, वो सेम टू सेम 1% का भी चेंज नहीं है। जैसे आप ITR 2 फाइल करते हैं बिल्कुल सेम वही शेड्यूल है, 1% भी आपको कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो आप इसके लिए क्या करें, जब मेरे चैनल पे आएंगे तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक मेरी प्लेलिस्ट नज़र आएगी आपको। मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए आप मेरी जब प्लेलिस्ट में आएंगे साथियों, आपको यहाँ मेरी प्लेलिस्ट नज़र आएगी ITR फाइलिंग 24, 25 असेसमेंट 25। यहाँ मेरी आपको वीडियोज़ नज़र आ जाएंगी। जैसे ये वीडियो में आप आएंगे तो यहाँ आपको मेरी प्लेलिस्ट में ये 2 वीडियो जो है वो नज़र आ जाने वाली हैं। देखिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है करीब 1 घंटे का, ITR 2 फाइनेंशियल ईयर 24-25 सैलरी कैपिटल गेन शेयर म्यूचुअल फंड। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, आप ITR 3 में इसके अकॉर्डिंग जो है वो फाइल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो 1 घंटे के करीब तो ये वीडियो हो चुका है फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे वाला। अब 1 घंटे इसके ऊपर लग जाएंगे तो 2 घंटे का वीडियो ये हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फ्यूचर एंड ऑप्शन का शेड्यूल आपको फिल करना है वो आप इस वीडियो से कर लीजिए। सैलरी और कैपिटल गेन का शेड्यूल के लिए आप ये वाला वीडियो जो है कंसिडर कर लीजिए। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आके पूरा का पूरा शेड्यूल जो है फिल कर लेंगे। फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ग्रॉस सैलरी पे आपको आना है, ऐड अनदर करना है। सबसे पहले आपका जो एम्प्लॉयर होगा उसकी डिटेल यहाँ फिल कर दीजिए, ITR 2 में मैंने पूरा बताया है। उसके बाद सेक्शन 71 में आपको ऐड अनदर करके पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा अपनी सैलरी का। जैसे यहाँ सैलरी का आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा, बेसिक कितनी है, HRA कितना है, स्पेशल अलाउंस कितना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, बेसिक सैलरी है सपोज आपकी। उसके बाद ऐड अनदर में जाए, आपकी जो है HRA DA जो भी आपको मिलता है वो सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसको फिल करते चले जाइए। मैं अभी यहाँ पे आपको फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये वीडियो अगर मैं फिल करके दिखाऊंगा तो 2 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करनी पड़ेगी, तब जाके ये टैब जो है वो सेव हो पाएगा। तो मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। अभी बाहर आने के बाद जो है इसको कन्फर्म मैं कर देता हूँ। तो उसके बाद देखिए ये आपका शेड्यूल सैलरी सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप शेड्यूल कैपिटल गेन में आएंगे। तो जैसे शेड्यूल कैपिटल गेन में आएंगे तो देखिए उस वीडियो के अंदर ही आपको शेड्यूल कैपिटल गेन कैसे फिल करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे दिखाना है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही होगा जो ITR 2 के अंदर है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे आ जाएँ, इक्विटी वगैरह से दिखाना है तो इसके ऊपर क्लिक कर लें। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आएँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो शेयर से आपको दिखाना है वो सेक्शन 112A के अंदर होता है, तो इसके अंदर फिल कर लें। सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मेरा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सेम वही तरीका रहने वाला है जो मैंने ITR 2 में आपको बताया है। तो ITR 2 को एक बार ज़रूर आप कंसिडर करें, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है, अदरवाइज़ जो है इस वीडियो में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पहले ही आपको बताया है। इस वीडियो में मैं ऐड करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा रहने वाला है और बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा पूरी ही वीडियो को जो है फिनिश करने में। तो ये सारे टैब मैं कंफर्म करता चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि वो शेड्यूल सैलरी आपने उस वीडियो को देख के फिल कर लिया होगा, शेड्यूल कैपिटल गेन उस वीडियो को देख के फिल कर लिया होगा। शेड्यूल अदर सोर्सेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट सारी इन्फॉर्मेशन खुद आ जाएगी। जो भी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपका 2794 का इंटरेस्ट होगा वो आप यहाँ दिखा दें। अगर एडिट करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंस हो तो एडिट करके आप ऐड कर सकते हैं और इसको कंफर्म कर दें। तो इस तरीके से आप एक एक टैब जो है वो कंफर्म करते हुए चलें। उसके बाद शेड्यूल साइला आ गया, देख सकते हैं आप। साइला के अंदर देख सकते हैं आप, नीचे आएंगे तो साइला के अंदर ये देख सकते हैं आपकी
जो नॉर्मल रेट वाली इनकम थी वो आ गई है। और आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका 12,34,000 का लॉस था, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल लॉस सेट ऑफ, लॉस रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ, जो लॉस रिमेनिंग आपका बचा सेट ऑफ के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, देखिए जब मैं एक्सेल में आऊँगा, मैंने आपको बताया था जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस होता है वो बिजनेस का लॉस होता है, वो आपकी हर तरीके की इनकम से सेट ऑफ हो जाता है केवल सैलरी इनकम छोड़ के। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा था एक्सेप्ट सैलरी। तो देख सकते हैं आपका जो लॉस था वो 12,37,006 का था, बट यहाँ पे आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम थी वो थी 2794। तो 2794 की आपकी इंटरेस्ट की इनकम थी। तो जो आपका टोटल लॉस था उसमें से ये इनकम सेट ऑफ हो गई, तो आपका जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा वो 12,34,212 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देख सकते हैं 12,34,212 का लॉस ही आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आप इसको कंफर्म कर दें तो ये लॉस आपका 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कुछ इनकम जो आपकी यहाँ थी उससे सेट ऑफ हो जाएगा। जब यहाँ पे आप सैलरी इनकम डालेंगे, कैपिटल गेन की इनकम डालेंगे, तो सैलरी की इनकम से तो एडजस्ट नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा, बट कैपिटल गेन जो भी आपका होगा उससे भी ये सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद बाफला में आएँ, बाफला में आप आएंगे, लास्ट में आ जाएं, इस साइड आएँ तो देखिए बाफला में जो पिछले सालों के लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आते हैं वो आपको यहाँ नज़र आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बाफला में सपोज पिछले साल आपने ITR 3 फाइल की होगी, वहाँ पे आपका 8 लाख का लॉस होगा, तो 8 लाख का लॉस वो हो गया, 12,34,000 का लॉस ये हो गया। तो इस तरीके से आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेज में अभी आपको 12,34 का ही लॉस दिखाई देगा, बट अगर पिछले साल भी कुछ लॉस होता तो आपको 20 लाख का लॉस नज़र आ जाता। देखिए आपका 12,34,000 का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप इसको भी कंफर्म कर दें, तो इस तरीके से आप इसको भी कंफर्म कर देंगे। उसके बाद AMTC है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आएँ नीचे आप इसको कंफर्म करते चलें, ये टाइप कंफर्म हो जाएगा। शेड्यूल स्पेशल इनकम में आएँ, स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो देखिए 78 तरीके की इनकम होती है जिसके ऊपर स्पेशल रेट एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस तरीके से आप देखें लास्ट में आएंगे तो 78 तरीके की इनकम होती है इनकम टैक्स के अंदर जिसके ऊपर स्पेशल रेट एप्लीकेबल होता है, मीन्स जिसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल नहीं होता है। स्पेशल रेट 10%, 20%, 5%, 1% रेट एप्लीकेबल होती है। ये सारे रेट मेंशन किए हैं, 10%, 5%, 20%, 20%, 4%, ये सारे रेट एप्लीकेबल हो जाते हैं। आप इसको भी कंफर्म कर दें, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जब कैपिटल गेन की इनकम जो है यहाँ दिखाएंगे, सैलरी वगैरह दिखाएंगे, वो सारा ही जब आप दिखाएंगे तो आपका पूरा एक फुल फ्लैज जो है वो ITR बन जाएगी। शेड्यूल 6 में आए, न्यू टैक्सेस में कुछ बेनिफिट मुझे मिलेगा नहीं NPS के अलावा। नीचे आएँ, उसके बाद आप टोटल इनकम में आएँ तो यहाँ पे देखिए आपकी टोटल इनकम क्या नज़र आएगी आपको, 2794 का आपका इंटरेस्ट था। इसके अलावा आपका 12,34,000 का लॉसेस ऑफ करंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये आपके जो लॉसेस थे 12,34,000 के आप देख सकते हैं, 12,37 के टोटल लॉस थे, 2794 के आपके सेम ईयर में एडजस्ट हो गए जो कि आपके इंटरेस्ट की इनकम थी। 12,34,000 के लॉस आपके कैरी फॉरवर्ड हो गए 8 सालों के लिए। अब ये अगले 8 सालों में आपकी केवल बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होंगे। टैक्स पेड में आऊँगा, मेरा कुछ था नहीं टैक्स पेड। नीचे आऊँगा मैं फर्दर टोटल इनकम TTI में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप आएँ, इसको कन्फर्म कर दें, उसके बाद इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दें। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन जब आप करेंगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ प्लेस फिल करें। अगर प्लेस नहीं आ रही है आपकी तो प्लेस फिल कर दें। प्लेस फिल करने के बाद आप लास्ट में आएँ, लास्ट में आने के बाद इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दें। तो जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे तो देखिए एक एरर आपको यहाँ दिखा रहा है कि इनवैलिड रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर। तो जैसे ही आप इस एरर के ऊपर क्लिक करें, कोई भी एरर होगी आपको यहाँ दिखा देगा, तो ये आपको इस टैब पे ले आएगा। यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर मिसिंग होगा, वो फ़ोन नंबर आप फिल कर दे। देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर मिसिंग है, तो ये फ़ोन नंबर जो है मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। ये फ़ोन नंबर यहाँ फिल कर देता हूँ, फ़ोन नंबर मिसिंग था, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव करूँगा तो देखिए ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आएगा, दोबारा कंफर्म कर दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, कंफर्म करते चले जाइए, क्योंकि कोई भी एरर होगी आपको वहीं पर ये दिखा देगा। अगर कोई एरर नहीं होगी तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए सारे टैब कंफर्म है आपके। अब दोबारा लास्ट में आए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दें। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन जैसे ही करेंगे तो आपको दोबारा से वो टैब नज़र आ जाएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन मैंने कर दिया, देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद प्रीव्यू में आए, प्रीव्यू में आने के बाद देखिए कोई एरर नहीं मिली, केवल एक ही एरर मिली थी फ़ोन नंबर की, वो मैंने करेक्ट कर दी। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको लास्ट में आ जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन करके अपनी ITR को E-वेरीफाई करा के सबमिट करवा देना है। तो इस तरीके से साथियों अपनी ITR 3 को आप फाइल कर सकते हैं अगर आप बुक्स ऑफ काउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इसके अलावा जहाँ पर बुक्स ऑफ काउंट आपको मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, सपोज़ प्रॉफिट होता है आपको और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो वीडियो भी मैं आपको जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल के साथ बने रहें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।